तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है ग्रेफेन फॉलिकल के बारे में, और फिर से मैं रिकैप करा रहा हूँ। ग्रेफेन फॉलिकल का जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो जो है किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, तो देखते हैं। यहाँ पर हमने बोला था कि एक यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट होगा, ऐसे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है। और जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें आपने बोला था कि यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर जो लेयर होगी उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ग्रीन पेन से जो हम लोग दिखाएंगे वो क्या है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाद में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेल्स बनाई थी एक जगह पे, ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से सेल्स बनाई थी। और फिर हम लोगों ने ऐसे इस तरीके से एक सेल्स बनाई थी, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। तो सबसे अंदर की तरफ बच्चों क्या था, वो बोल रहे थे आप सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि ये हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है, मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है कि नहीं है, या इसी को हम क्या बोल रहे थे, जो है मेच्योर टर्सरी फॉलिकल बोल रहे थे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे ये देखने को मिल रहा था हमें। अब देखिए इसके बाद में इसके बाहर एक लेयर मैंने बनाई थी कुछ इस तरीके से। फिर से मैं रिकैप करा दे रहा हूं आप लोगों को जिससे आसानी रहे समझने में। उसके बाद बाहर की तरफ ऐसे ये एक लेयर बनाया था मैंने, लेबलिंग भी मैं कर दूंगा अभी। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। और एक बाहर की तरफ ऐसे लेयर बनाया था हमने, ये ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था बच्चों। अब देखिए इसमें इसमें हमने क्या बोला था आपसे कि इसका क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी। तो यहाँ पर फिर से एक लेयर बना लेते हैं, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। तो देखिए सबसे पहले आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, या इसी को हम बोलते हैं जर्मिनल जर्मिनल वेसिकल। क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेसिकल। ठीक है। अब देखिए उसके बाद में आप बोलोगे, यहां पर जब आओगे, ये वाली जो सेल्स थी इनके लिए हम टर्म यूज कर रहे थे क्यूमुलस क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है। तो ये कैसी सेल्स थी, तो आप बोल रहे थे सॉलिड मास ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, या जर्म हिल थी ये। अब आप देखिए आगे की तरफ, ये वाला जो स्ट्रक्चर था आपका, ये वाला पूरा, ये बच्चों क्या था, एंट्रम था कि नहीं था, कैविटी थी कि नहीं थी, एंट्रम कैविटी। ये आप बोलोगे इसको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या था, एंट्रम। पूरा मैं रिकैप करवा दे रहा हूं आपको। एंट्रम के बाद में आप देखोगे यहां पर जब आओगे तो ये जो ग्रीन पेन से मैंने कलर किया है ये क्या बोलोगे आप, जोना पेलुसिडा। कौन सा स्ट्रक्चर था, जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा हो गया। जोना पेलुसिडा के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे बाहर की तरफ ये वाला जो लेयर था ये कौन सा था, तो आप बोलोगे कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा हो गया। कोरोना रेडिएटा के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, ये वाला मेम्ब्रेन जो था ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में जब आप बाहर की तरफ आओगे तो बच्चों इसको आप क्या बोल रहे थे, दैट इज नोन एज थीका
इंटरना, यानी कि ये स्ट्रोमल सेल से बना हुआ था, थीकल सेल से बना हुआ था, और जब बाहर की तरफ आप आओगे तो ये वाला जो लेयर था इसको क्या बोल रहे थे, दैट इज नोन एज थीका एक्सटर्ना, है ना। तो इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये क्या है, मैच्योर, इसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, या इसी को बच्चों हम क्या बोल रहे थे, मैच्योर टर्शियन फॉलिकल। ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ठीक है, कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास का ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके अलावा एक जो ये लेयर है जो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन से पहले ये वाला लेयर है, इसको भी मैं लेबल करे दे रहा हूँ, ये वाला जो है इसको बच्चों आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसमें आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होंगी, तो इनर टू आउटर की तरफ अगर आप जाओगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इनर टू आउटर जाओगे तो इनर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के आगे आप बढ़ोगे, देखो क्या है बेटा, तो आप बोलोगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, बिल्कुल मिलेगी। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाद में क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के आगे बढ़ोगे बाहर की तरफ तो क्या मिलेगा, थीका इंटरना, थीका इंटरना के आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, थीका एक्सटर्ना। तो ये सीक्वेंस है इनर टू आउटर। ठीक है, अब अगर आप आउटर टू इनर जाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये भी आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, इनर टू आउटर कौन कौन सी मेम्ब्रेन पड़ेंगी और आउटर टू इनर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था ड्यू टू पीक लेवल ऑफ या एलएच सर्ज, जब एलएच सर्ज होगा या आप बोलोगे पीक होगा एलएच का, उसकी वजह से मैंने बोला था कि जो सेल्स थी ग्रेनुलोसा सेल्स, वो क्या रिलीज करेंगी, फ्लूइड रिलीज करने लगेंगी, और जो फ्लूइड होगा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, ये फ्लूइड बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे ओवुलेशन होगा, फ्लूइड बढ़ने की वजह से, एलएच का लेवल बढ़ने से फ्लूइड बढ़ेगा उस कैविटी में, एंट्रम में, और एंट्रम में फ्लूइड बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे जो ग्राफियन फॉलिकल होगी मैच्योर, वो ब्रस्ट कर जाएगी। तो आप लिखोगे ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी, ब्रस्ट कर जाएगी, और जैसे ब्रस्ट करेगी वैसे बेटा क्या होगा वहां पर, तो आप बोलोगे तुरंत जो है रिलीज कर दिया जाएगा किसको, सेकेंडरी oocyte को, क्योंकि सेकेंडरी oocyte तो यहाँ पर है, तो सेकेंडरी oocyte तुरंत क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ओवुलेशन। इसी प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए कहानी क्या है ओवुलेशन में, और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स बचते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बचा, मैंने बोला था ओवरी में जो स्ट्रक्चर बनाया था पिछली बार में, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हमने बोला कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बचेगा आपका, ये एलएच की वजह से क्या हुआ, एलएच के लेवल हाई हुआ, जिसकी वजह से ओवुलेशन हुआ, और ओवुलेशन में बच्चों हमने क्या देखा था, ये आपका सेकेंडरी oocyte हो गया, और सेकेंडरी oocyte में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये जोना पेलुसिडा हो गई, जोना पेलुसिडा के बाद में आप बोलोगे इसके ऊपर एक और लेयर था, वो कौन सा था, तो आप बोले थे कोरोना रेडिएटा, और इसी को हम क्या बोले थे, दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। ये बच्चों हो कब रहा था, तो ये आप बोलोगे 14 डे पर हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होगा उस दिन क्या होगा, उसके आसपास में ओवुलेशन हो जाएगा, और ओवुलेशन होगा तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी भी क्या इसको बोलती है, सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओवम, तो हमें सेकेंडरी oocyte ओवम में कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि टेक्निकली अभी इसको ओवम नहीं बोलते हैं, लेकिन oocyte जो है
सेकेंडरी oocyte को एनसीईआरटी ओवम बोलती है। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी oocyte को एज अ ओवम हम मानते हैं बाय डिफॉल्ट। और ये क्या होगा, 14वें दिन एलएच के पीक की वजह से ये सेकेंडरी oocyte जो मैच्योर ग्राइफिन फॉलिकल थी वो ब्रस्ट करेगी और उससे रिलीज हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला बच्चों जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को जब आप देखोगे तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? तो देखिए इस वाले पार्ट को जब हम देखेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे कि देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉर्पस हीमोरेजिकम हो गया। क्या हो गया? तो इसको लिख लेंगे कॉर्पस हीमोरेजिकम। इसका भी मतलब मैं समझा रहा हूं भी आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉर्पस हीमोरेजिकम। तो जब ये ब्रश किया तो जो ब्लड वेसल्स थी, जो थीका जो है, जो थीकल सेल्स थी उनके आसपास जो ब्लड वेसल्स थी, वो सारी ब्लड वेसल्स बच्चों कहाँ चली जाएंगी? तो आप बोलोगे अंदर की तरफ जाने लगेंगी। और अंदर की तरफ जाके यहाँ पर क्या होगा, तो जो ब्लड होगा वो क्लॉट टाइप में बनने लगेगा। और जब क्लॉट टाइप में बनने लगेगा तो वहां पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा जो है कैपिलरीज डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ये ब्लड था, है ना, और यहाँ पर क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे ये डेवलपमेंट होगा इसका, आगे जाके यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा लूटियल सेल्स का। तो मैं कुछ इस तरीके से ये बनाया दे रहा हूं, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी बहुत सारी, ऐसे ब्लड सप्लाई हो जाएगा। और ब्लड सप्लाई के साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे लूटियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे और इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पिगमेंट। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये क्या बन गए, पिगमेंट बन गए। और इन पिगमेंट की वजह से, ये पिगमेंट कैसे हैं, येलो कलर के होते हैं। तो जो लूटियल पिगमेंट बन जाएंगे उसी की वजह से हम क्या इसको बोलते हैं, लूटियल या येलो पिगमेंट। तो जो ये पिगमेंट बनेंगे इसी की वजह से अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो आप बोलोगे येलो कलर का दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस, क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। या बच्चों इसी को कॉर्पस लूटियम के अलावा कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं येलो बॉडी। अब ये हुआ कब बच्चों, तो आप बोलोगे ओवुलेशन के बाद में ये प्रोसेस हुआ होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी केवल बस इतना सीखना है हमें कि ये ग्राफिन फॉलिकल बाद में जो ब्रस्ट हुआ है उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है सेकेंडरी oocyte को छोड़ के, वो उसका क्या रोल है। तो कॉर्पस लूटियम में चेंज हुआ, पहले कॉर्पस हीमोरेजिकम बना, फिर आप बोलोगे कॉर्पस लूटियम बना। और ये कॉर्पस लूटियम अब क्या करेगा बच्चों, तो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करेगा और इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए ये क्या रिलीज करेगा, तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या ये रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में बच्चों ईस्ट्रोजन। और उसके बाद में क्या रिलीज करेगा, तो आप बोलोगे रिलैक्सिन। और उसके बाद में क्या रिलीज करेगा, इनहिबिन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब दो चीजें हैं, अगर कार्पस लूटियम के दो फेज हैं, अगर देखिए प्रेगनेंसी नहीं होगी या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एक तो अगर हम लिखें यहां पर अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और एक तरफ हम लोग अगर बोले कि प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर फीमेल जो है वो मेटिंग करके प्रेग्नेंट हो गई है तब इस कार्पस लूटियम का क्या होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में इस कार्पस लूटियम का क्या होगा। तो देखिए ये कार्पस लूटियम अब क्या होगा बच्चों, लगातार ये जो हार्मोन्स है इनको रिलीज करता रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ये कार्पस लूटियम चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। इसमें चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, और कॉर्पस एल्बिकेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बच्चों डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्रेजेंट हुई तब क्या होगा, तो ये कार्पस लूटियम जो सीएल मतलब कार्पस लूटियम, ये बेटा क्या करेगा,
ये जो है बहुत सारे जो है हार्मोन्स को जो निकाल रहा था, इनको कंटिन्यूअस निकालता रहेगा अप टू जो है आप बोलोगे लगभग 3 मंथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये कार्पस लूटियम जो है इसका जो फॉर्मेशन होता है और मैच्योरेशन होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो आप बोलोगे फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ कार्पस लूटियम बाय द, इसके थ्रू होगा बाय द, तो आप बोलोगे LH। ठीक है, तो लुटिनाइजिंग जो हार्मोन था उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे कार्पस लूटियम का जो है मेंटेनेंस होगा और वो लगातार कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ये सारे हार्मोन्स रिलीज करता रहेगा जब तक कि वहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर क्या होगा, अगर प्लेसेंटा बन गया और प्लेसेंटा बनने के बाद में अब जो है कार्पस लूटियम के अंडर में कुछ नहीं रह जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, वहां पर ये सारे काम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलैक्सिंग इबिन रिलीज करने वाले वो कौन करेगा, तो वो सारे काम अब प्लेसेंटा करेगी। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप बोलोगे कि कार्पस लूटियम जो था वो 7 दिन तक LH के थ्रू मेंटेन रखता है, तो यहां पर लिख लेंगे हम 7 डे तक, 7 डे तक तो ये LH के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये Cl जो कार्पस लूटियम है वो पिक्चर में कौन आता है, तो आप बोलोगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो 3 महीने तक इसको कंट्रोल करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता रहेगा। कब तक, 3 मंथ तक, क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर द 3 मंथ। तो ये कहानी हो गया आपका। जब LH शुरुआत में काम करवा रहा था कार्पस लूटियम का, तब आपने देखा ये कब हो रहा था, ड्यूरिंग द, मतलब आप मान के चलो अप्रोक्स 7 डेज के आसपास ये काम कर रहा था, क्योंकि उस समय HCG रिलीज स्टार्ट होना हुआ नहीं था। अब क्या होगा, जो सेल्स होती हैं HCG को रिलीज करती हैं उनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं, HCG को रिलीज करने लगती हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है और जाइगोट में क्या होता है, कुछ सेल्स बनती है, उन्हीं को बोलते हैं ट्रोफोसाइट सेल्स। और वो ट्रोफोसाइट सेल्स क्या करेंगी, अब HCG रिलीज करने लगेंगी और उस HCG के थ्रू क्या होगा, कार्पस लूटियम मेंटेन किया जाएगा और वो क्या करेगा, 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता रहेगा, क्योंकि अभी इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब देखिए जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, मान लिया हमने 3 महीने बाद क्या हुआ, प्लेसेंटा बन गई। अब जब प्लेसेंटा बन गई तो अब इस काम को कार्पस लूटियम तो करवाएगा नहीं, तो इनका तो काम बंद हो गया। अब क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट कौन कौन करेगा, तो आप बोलोगे प्लेसेंटा। कब, तो आप बोलोगे आफ्टर द 3 मंथ। तो 3 मंथ के बाद में क्या होगा, तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा प्लेसेंटा जो होगा वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अबंडेंट अमाउंट को रिलीज करने लगेगा। तो अब कार्पस लूटियम के अंडर में कुछ नहीं बचा है। अप्रोक्स 4 मंथ तक कार्पस लूटियम काम करता है आफ्टर द कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन के बाद में, और उसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वैसे ही इससे सारे फंक्शन छीन लिए जाते हैं। अब कौन काम करवाता है, तो जो प्लेसेंटा बन गया 3 महीने बाद मेच्योर हो गया, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट कराएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में जो बाकी डाउट्स हैं आपके मन में छोटे छोटे, वो सब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम समझ लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग बच्चों, कौन सा नेक्स्ट हेडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल्स में ह्यूमन फीमेल्स में आप बोलो कितने डेज का होता है, तो 28 to
9 डेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MC बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए दूसरे और भी नाम है इसके, जैसे हम बोलते हैं मेंसेस, या आप बोलोगे मेंस्ट्रुएशन, या बच्चों आप बोलोगे इसके अलावा ब्लीडिंग। ठीक है। अब देखिए जो मैमल्स हैं वो बच्चों आप पढ़ते हो 2 तरीके के होते हैं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो मैमल्स हैं वो 2 तरीके के मैमल्स हैं, एक को आप बोलते हो प्राइमेट्स, और दूसरे जो बच्चों हैं वो आप बोलोगे नॉन प्राइमेट्स। देखिए तो जो प्राइमेट्स है उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, प्राइमेट्स में, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उनके पास क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है। अब देखिए अब प्राइमेट्स होते कौन है बच्चों, तो आप बोलोगे ये जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, वो आते हैं प्राइमेट्स में। अब ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो होंगे वो कौन से होंगे, तो आप बोलोगे रेड माउथ, ब्लैक माउथ वाले, तो यहां पर लिख लेंगे रेड माउथ, ब्लैक माउथ। ठीक है। अब देखिए ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के अलावा इसमें कौन आता है, एप्स आते हैं, एप्स के अलावा और कौन आएगा, मंकी आते हैं बच्चों, और मंकी के अलावा और कौन आएगा, तो आप बोलोगे ह्यूमंस आएंगे। ये सारे इंडिविजुअल जो आते हैं वो कौन से हैं आपके, प्राइमेट्स में। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्स, फिर आप बोलोगे मंकी और ह्यूमंस, ये सारे किस में आएंगे, प्राइमेटा ग्रुप में आएंगे। और प्राइमेटा ग्रुप में क्या बच्चों प्रेजेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा मैंने बोला कि जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो कौन से हैं, नॉन प्राइमेट्स हैं, और नॉन प्राइमेट्स में क्या होगा, ईस्ट्रस साइकिल आएगा। जैसे इनके एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो इनके एग्जाम्पल्स कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे काऊ, बफेलो, काऊ, बफेलो, लायन, इटसेट्रा। ये जो हैं ये क्या हैं, नॉन प्राइमेट्स। ठीक है। अब आप पूछो कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए जो नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल है वो ईस्ट्रस साइकिल कुछ अलग है, डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू प्राइमेट्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जैसे यहां पर जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चों, याद करिए आप लोग, मैंने बोला था एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमंस की फीमेल में क्या होता है, मेंसेस होता है, यानी कि हर मंथ में ब्लीडिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकिंग होता है और वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है। लेकिन इनकी केस में ऐसा नहीं है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो यहाँ पर रिमूव कर दी जाती है फैगोसाइटोसिस के थ्रू। अब फैगोसाइटोसिस होगी तो वहां पर आप बोलोगे क्या हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम होगी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। क्या कर लिया जाएगा उसको, एब्जॉर्ब। ठीक है। तो एब्जॉर्ब ऑल यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जो पूरी एंडोमेट्रियम वहां होगी वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसको, और बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं होगा एंडोमेट्रियम, क्योंकि यहाँ पर सारा जो फैगोसिटिक सेल्स होंगी वो उनको खा जाएंगी। जो ब्लीडिंग जो आप बोल रहे हो वो नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जितना भी ब्लड वगैरह होगा, जो सेल्स वगैरह होंगी, वो सारी फैगोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब के लिए कर ली जाएंगी। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट्रस साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं हीट साइकिल। तो यहाँ पर अलग तरीके की एक्टिविटीज जो है वो दिखाते हैं जो फीमेल्स होती हैं, है ना। तो ये सारी बातें देखने को मिलेंगी आपको ईस्ट्रस साइकिल में। अब देखिए
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में कुछ बेसिक्स मैं बताता हूं आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप बोलोगे ह्यूमन फीमेल्स में एक टर्म यूज करते हैं मीनाज। क्या यूज करते हैं बच्चों? मीनाज। मीनार जो है वो ह्यूमन फीमेल्स में आप बोलोगे नियर अबाउट 12 इयर्स यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। तो जो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आप ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मीनार्ज। पहली बार जब ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? मीनार्ज। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो दूसरा एक टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज, पॉज मतलब रोकना। तो मीनोपॉज में आप बोलोगे यहां इसका मतलब क्या है? तो आप बोलोगे परमानेंट स्टॉपेज। परमानेंट स्टॉपेज, क्या बोलोगे बच्चों? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमसी का परमानेंटली ब्लॉक हो जाना, सीज हो जाना, क्या कहलाएगा? मीनोपॉज कहलाएगा। ठीक है, ये बच्चों नियर अबाउट ह्यूमन फीमेल्स में कब होता है? तो आप बोलोगे 50 ईयर की एज में। तो यहां पर आप बोलोगे परमानेंट स्टॉपेज या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाएगा? मीनोपॉज कहलाएगा। और ये मीनोपॉज जो है बच्चों ये किस एज में होगा? तो आप बोलोगे 50 ईयर्स, जो ओल्ड फीमेल्स होंगी उनके केस में होगा। ठीक है, तो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट वाला है, इसको मीनार्च। लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द मीनोपॉज। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों प्रोसेस के बीच में, इन दोनों प्रोसेस के बीच में हमको रिप्रोडक्टिव एज टाइम क्या मिला? तो आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव एज क्या हुई उस पर्टिकुलर फीमेल की? तो कितनी हुई बच्चों? आप बोलोगे नियर अबाउट अप्रोक्स 40 इयर्स के आसपास। यानी कि इन 40 इयर्स में ही वो बच्चों को क्या कर सकती है? जन्म दे सकती है, बर्थ कर सकती है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। क्लियर है? ये कुछ बेसिक बातें थी। रिप्रोडक्टिव एज पूछते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुआ, लास्ट कब हुआ, तो उसका रिप्रोडक्टिव एज बताइए। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव एज है। क्योंकि जब तक वहां पर मियोसिस नहीं होगा कंप्लीट, है ना, तो जब तक मियोसिस फर्स्ट नहीं होगा, तो जब तक वहां पर सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा, तब तक वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन किससे होगा? है ना। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो फर्टाइल पीरियड है किसी ह्यूमन फीमेल का, वो केवल 40 साल तक रहता है। यानी कि 12 से 50 साल तक वो क्या कर सकते हैं? कंसीव्ड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।